कल फिर से पीएफआई एक ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। यह कैंप पीएफआई ऐसी जगह लगा रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या पीएफआई देश में पैसे जुटा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है? अगर पीएफआई देश में ऐसे काम कर रही है तो सरकारें इसे बैन क्यों नहीं कर रही? ईडी के पास पीएफआई का नया मनी ट्रेल भी ईडी को मिला है। एक बड़ा खुलासा देखिए पीएफआई के बारे में इस रिपोर्ट में। ये पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप है जहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के कई हिस्सों में पीएफआई ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप चलाता है, इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग। तेलंगाना पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में पीएफआई के इंडोर ट्रेनिंग कैंप का खुलासा किया था, जब तेलंगाना के निजामाबाद के एक घर से पीएफआई का गुर्गा अब्दुल कादर गिरफ्तार हुआ था। अब्दुल कादर के साथ उसके 3 गुर्गे शेख शादुल्लाह, मोहम्मद इमरान, अब्दुल मोबिन को निजामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब्दुल कादर की रिमांड के लिए पुलिस ने जो आधार बनाया है उसमें पीएफआई को लेकर दावा किया गया है। पीएफआई के 15 संगठन हैं, जिनमें कुछ खास विंग हैं जो खास तरीके से काम करते हैं। देश में हिंसा फैलाने वाले लड़के तैयार करते हैं और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। पीएफआई के वो संगठन कौन कौन से हैं जिनके जरिए पीएफआई देश में हिंसा फैलाने का काम करता है, लोगों को भड़काता है, युवाओं का ब्रेन वॉश करता है, तो उसको भी देख लीजिए। फिर आपको पीएफआई के काम करने के तरीके के बारे में बताएंगे। पीएफआई जिन संगठन के जरिए देश में सक्रिय है वो है एसडीपीआई, राजनीतिक संगठन है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्टूडेंट विंग है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा विमेन विंग है। अखिल भारतीय इमाम परिषद धार्मिक विंग, अखिल भारतीय कानूनी परिषद अधिवक्ता विंग, रिहैब इंडिया फाउंडेशन सोशल एक्टिविटीज विंग, मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ मानवाधिकार विंग, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। पीएफआई के 15 संगठनों में से ये कुछ खास विंग है जो देश में सक्रिय हैं। अब इनके काम करने का तरीका देख लीजिए। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, पीएफआई का यह संगठन पैसा इकट्ठा करने का काम करता है। अभी 2 महीने पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीएफआई और उससे जुड़ी संस्था रिहैब इंडिया फाउंडेशन के करीब 33 बैंक अकाउंट्स को सीज किया था। इन दोनों संस्थाओं के अकाउंट्स में करीब 70 लाख रुपया जमा था, जिसे ईडी ने अटैच कर लिया था। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक साल 2009 से लेकर अब तक पीएफआई के अकाउंट में करीब 90 करोड़ रुपया आया है, जिनमें से 30 करोड़ रुपया पीएफआई के अकाउंट में कैश जमा कराया गया था। इसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन के अकाउंट में साल 2010 से लेकर अब तक करीब 58 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ईडी का मानना है कि इनमें से ज्यादातर पैसा जो है वो गल्फ कंट्रीज से इन अकाउंट्स में पहुंचा और इसके अलावा जो गलत चैनल के थ्रू ये पैसा इन दोनों संस्थाओं के अकाउंट में जमा किया गया। ईडी की जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन दोनों संस्थाओं के अकाउंट में जमा पैसा हिंदुस्तान में बड़ी साजिश रचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एसडीपीआई राजनीतिक संगठन है जिसके जरिए पीएफआई देश में राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस संगठन के जरिए पीएफआई देश में चुनाव लड़ती है, तो इसके कुछ और संगठन भी है जिनका काम बटा हुआ है। अखिल भारतीय कानूनी परिषद, ये पीएफआई का एडवोकेट विंग है। ये संगठन देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करवाता है, कानूनी जानकारी देता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का ये स्टूडेंट विंग है। इस संगठन के जरिए कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया जाता है, उन्हें पीएफआई में भर्ती कराया जाता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे सीएफआई का ही हाथ था। अखिल भारतीय इमाम परिषद, पीएफआई का ये संगठन धार्मिक विंग है। इस विंग के मौलाना मुस्लिम युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। अब पीएफआई के ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के इस मौलाना की बात सुनिए। पूरा माजरा और इनके काम करने का तरीका खुद ही समझ में आ जाएगा। इस वक्त जब हम हालात पर गौर करते हैं तो हमें हालात से कोई ताज्जुब नहीं होता।
घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसे नई चीज नहीं समझते हैं। हमारी तारीख में इस तरह के हालात एक नहीं कई बार आए हैं और हमने इन हालात से एक बार नहीं कई बार मुकाबला किया है। हमने उस वक्त भी मुकाबला किया है जब हमारी तादाद सिर्फ 313 थी और हमने उस वक्त भी मुकाबला किया है जब हमारी तादाद 10,000 थी और हमने उस वक्त भी मुकाबला किया है जब हमारी तादाद 10 लाख थी। आज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ से ज्यादा इस मुल्क के अंदर है। पीएफआई का ये मौलाना 25 करोड़ की आबादी वाली धमकी दे रहा है। निजामाबाद पुलिस की रिमांड से कई खुलासे हुए हैं, जैसा पुलिस ने अब्दुल कादर की गिरफ्तारी के वक्त किया था। उसके घर से मिली डायरी से भी काफी सुराग मिले थे। पीएफआई इंडोर में कैसी ट्रेनिंग देती थी, चाकू तलवार से कहां वार करने पर मौत, रॉड से कैसे मारने पर काम तमाम, पंच मारने पर कैसे मरेगा इंसान, हिंसा के वक्त किस तरह के पत्थर इकट्ठा करने हैं, मिर्ची पाउडर कैसे इस्तेमाल करने हैं। इसमें क्या है, आदमी को कैसा मारे तो किधर मारे तो मर जाता, कुछ दंगा हुआ तो कैसा करना, उसको कैसा ये करना भड़काना, उसको घर में क्या पत्थर लगा के रखना और कारम पाउडर मिर्ची का पाउडर रखा के रखना, गर्म पानी रखना, ऐसा बोल के पूरा वो मिनट बुक्स में खुद हैंड राइटिंग्स वो ऑर्गेनाइजर्स का हैंड राइटिंग्स का बुक्स मिल गए। वो बुक्स में और कैसा वो लोगों को ट्रेन करना, और चाकू से मारे तो किधर मारना, कैसा चाकू को कैसा खींचना। हम सोचा ऐसा वायलेंस का जस्ट वो वायलेंस का मोड है ये, जस्ट ये वायलेंस का ट्रेनिंग है। पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप पूरे देश में चलता है। आउटडोर के ट्रेनिंग कैंप को मार्शल आर्ट के नाम पर चलाते हैं, जो 1 दिन की ट्रेनिंग, दूसरा है 5 दिन की ट्रेनिंग। इसे कॉलेज, मदरसे, मस्जिद और मोहल्लों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पीएफआई लोगों को ट्रेनिंग देती है, जिसे पीएफआई शारीरिक दक्षता का नाम देती है। लेकिन इसी की आड़ में इंडोर ट्रेनिंग भी होती है, जहां मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें जिहादी बनाया जाता है। तेलंगाना पुलिस को पीएफआई के कई ट्रेनिंग कैंप के बारे में पता चला है। तेलंगाना में निजामाबाद, चकतियाल, बैंसा, चंद्रयान गुट्टा और आंध्र प्रदेश में कर्नूल, कड़ुप्पा, प्रकाशम और नेल्लोर, इन जगहों पर अब्दुल कादर ट्रेनिंग देने के लिए भी जाता था और इन इलाकों से लड़के ट्रेनिंग के लिए आते थे। फंडिंग का बारे में लिख जरा कहाँ से नहीं लिखा, मगर फंडिंग के बारे में एक नोटबुक मिला और आसपास मुख्य भैंसा और बोधन, जगत्याल। आंध्रा में सर? आंध्रा में नेल्लोर कर्नूल का बच्चा भी आके ट्रेन करके गए। ये भी वहाँ जाता था ट्रेनिंग देने के लिए? हाँ, यहाँ जाता है, नेल्लोर जाते हैं, वहाँ पर कर्नूल भी जाते हैं, नेल्लोर भी जाते हैं। अब्दुल कादर अब निजामाबाद पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इन ट्रेनिंग कैंपों में अब्दुल कादर ने 200 से ज्यादा लड़कों को हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी, जिसका जिक्र निजामाबाद पुलिस की रिमांड कॉपी में है। अब्दुल कादर को पीएफआई ने 6 लाख रुपए दिए थे। साथ ही अब्दुल कादर के घर की पहली मंजिल के निर्माण में भी पीएफआई ने मदद की थी, जहां वो ट्रेनिंग देता था। अब्दुल कादर और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद निजामाबाद की पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया है कि पीएफआई का मुख्य मोटो है सक्रिय मुस्लिम युवाओं का चयन करना और उनके दिमाग को हिंदू विरोधी विचारधारा से भर देना। चयन किए गए युवाओं का शारीरिक प्रशिक्षण और खास किस्म की ट्रेनिंग भी देना होता है, जिससे उन्हें मानव मिसाइल बनाकर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। निजामाबाद में पीएफआई के लिए जो काम अब्दुल कादर करता था, पटना में पीएफआई के लिए वही जिम्मेदारी अतहर परवेज निभा रहा था। अतहर परवेज को पुलिस ने फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया है। अतहर परवेज को मुस्लिम युवाओं को पीएफआई में भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद हो चुका है। अतहर परवेज मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था, ह्यूमन मिसाइल बनाता था। अब इंडिया टीवी के हाथ में एक वीडियो लगा है जो 28 मई का है, जो पीएफआई ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन पीएफआई के संगठन मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय परिसंघ ने किया था। इस मीटिंग में अतहर परवेज भी शामिल हुआ था, जो अब गिरफ्तार है। ऐसे सेमिनार से पीएफआई मुस्लिम युवाओं का चयन करता था। सेमिनार में ऐसे लोगों की पहचान की जाती थी
जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। अच्छे वक्ता, साइबर एक्सपर्ट, अच्छे ट्रेनर की पहचान पीएफआई टैलेंट सर्च प्रोग्राम लॉन्च करके करता था, जिसका खुलासा अतहर ने पुलिस की पूछताछ में किया है। पटना पुलिस को यह जानकारी मिली है कि पीएफआई अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, अपने नेटवर्क को और बड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था और इसमें पटना के पीएफआई दफ्तर से गिरफ्तार किए गए अतहर की सबसे बड़ी भूमिका थी। टैलेंट सर्च प्रोग्राम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती थी और टैलेंट सर्च के लिए स्कूलों में, मदरसों में कई तरह के प्रोग्राम्स किए जाते थे। इसके अलावा डिबेट के जरिए, सेमिनार के जरिए ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी सोच पीएफआई की कट्टरपंथी सोच से काफ़ी मिलती जुलती थी। कई तरह के जो सेमिनार किए जाते थे, उनका जो टॉपिक होता था वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन असली मकसद था ऐसे टैलेंट को ढूंढना जो उनके काम आ सके। इसी तरह का एक सेमिनार पटना के गांधी मैदान में आईएमए हॉल में 28 मई को हुआ था। ये पटना का आईएमए हॉल है गांधी मैदान में, और इसी हॉल में 28 मई को एक कार्यक्रम हुआ था और कैपिटलिज्म इन फासिज्म इसका टॉपिक था, लेकिन मकसद था ऐसे टैलेंट को ढूंढना, ऐसे लोगों को ढूंढना जो उनके काम आ सकें, जिनमें ऐसी काबिलियत हो, जो या तो टेक्नोक्रेट हो या फिर उनमें ऐसी क्षमता हो कि वो अधिक से अधिक लोगों को रेडिकलाइज कर सकें। आप देखिए हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं आईएमए हॉल के। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, ये पीएफआई से जुड़ी हुई संस्था है और इसकी तरफ से 28 मई को हॉल बुक कराया गया है और इसके सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नाम रखा गया सेमिनार का कैपिटलिज्म इन फासिज्म, लेकिन कोशिश ये कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो पीएफआई के विस्तार में उनका साथ दे सकें, उनको फिर मेंबर बनाया जाता था और इसी तरह के कई दूसरे प्रोग्राम भी किए जाते थे। पटना पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि हैप्पी फैमिली हैप्पी नेशन, इस नाम से भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे देश भर में, और ये नाम देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ भी मकसद यही कि ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को जोड़ो जो जिनको आसानी से रेडिकलाइज किया जा सके और जो उनकी सोच है पीएफआई की, उसको वो और आगे बढ़ा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।